और सबसे पहले हम बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की कि हीट और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। फिर डिफरेंट रिलेशंस की बात करेंगे हीट में जो यूज़ होते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप का अगर आता है तो कौन सा रिलेशन हम यूज़ कर रहे होंगे। और फिर इसी तरह से हम लोग टेम्परेचर की बात जब करेंगे तो टेम्परेचर की डिफरेंट स्केल्स को डिस्कस करेंगे। और पास पेपर में हम देखते हैं कि टेम्परेचर की कन्वर्जन से रिलेटेड, उसके स्केल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हीट एंड टेम्परेचर, हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और टेम्परेचर को हम कन्वेंशनली जिस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो T से। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? हीट के बारे में बात की जाए तो हीट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की ही फॉर्म है और कौन सी एनर्जी होती है जो ट्रांसफर होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और आप इवन ये भी कह सकते हैं फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हीट के हवाले से एक और आता है कि हीट क्या है। क्या हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है या हीट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है? तो याद रखिएगा कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर तमाम मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली जाए तो हमारे पास उसे क्या बोला जाता है? उसे हीट बोला जाता है। टेम्परेचर की बात करें कि व्हाट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज द इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी किस हद तक गर्म है, कोई बॉडी किस हद तक ठंडी है, ये हमारे पास जो है ये टेम्परेचर है। और टेम्परेचर को अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये कहा जाए तो ये कहते हैं कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी गैस के अंदर जब मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया जाता है तो दैट इज टेम्परेचर। और यहाँ पर ये आ रखिएगा कि हीट तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, लेकिन टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होता, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस का टेम्परेचर सेम हो तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम होती है। नो मैटर गैस कौन सी है, अगर टेम्परेचर सेम होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी सेम होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट किस पर डिपेंड करता है, कि अगर दो सिस्टम्स के अंदर हीट ट्रांसफर होती है तो वो हीट का ट्रांसफर किस पे डिपेंड करेगा। तो याद रखें, अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर या फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर। जितना हमारे पास दो सिस्टम्स में टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा, सिर्फ टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर का डिफरेंस, उतना हमारे पास हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो ज़्यादा होगा। और जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर डिफरेंस ज़ीरो, और आपके पास हीट फर्दर ट्रांसफ़र नहीं होती। अब यहाँ पर एक और चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज़ में, कि हमारे पास जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो हीट ट्रांसफ़र होने के कितने मेथड्स होते हैं, कितने मोड्स होते हैं? तो आंसर होगा 3 मोड्स होते हैं। जब हीट सिस्टम में सॉलिड्स की वजह से ट्रांसफ़र हो तो उसे क्या बोलते हैं? सॉलिड में ट्रांसफ़र हो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसे बोलते हैं कंडक्शन। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की वजह से लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफ़र हो तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। और हमारे पास जो तीसरी टाइप हमारे पास है वो क्या है, कि बताएगा आप में से कि तीसरी टाइप हीट के ट्रांसफर की क्या है? और वो किस वजह से होती है ये भी बताना है। जी, थर्ड टाइप बिल्कुल है रेडिएशन। और रेडिएशन किसकी वजह से होती है, कि बताएगा रेडिएशन किसकी वजह से होती है? रेडिएशन हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से। तो याद रखिएगा कि 3 मोड हैं हीट के ट्रांसफर के बिटवीन द बॉडीज। सॉलिड्स में हीट जो ट्रांसफर होती है वो किस वजह से होती है? वो कंडक्शन की वजह से होती है। और हमारे पास जो कन्वेक्शन हमारे पास है, कन्वेक्शन कब होती है? जब हम लिक्विड्स की या गैस की बात करें तो मैं ओवरऑल फ्लूइड्स की बात कर सकता हूँ। और जब हमारे पास ये कहा जाए कि हमारे पास हीट
वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में ट्रांसफर हो तो फिर वो उसके क्या कहेंगे, हम रेडिएशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि यूनिट इनका क्या होगा। जब हम बात करते हैं हीट की, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब हीट का जो ऐसा यूनिट होगा वो जूल होगा। किसी भी जगह पर एनर्जी मेजर होती है, चाहे वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी हमेशा जूल में मेजर होगी। और हमें पता है जूल किसके इक्वल है, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और बेस यूनिट रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब बात हम करेंगे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारे पास SI बेस क्वांटिटी है, और इसका जो SI यूनिट होगा वही इसका SI बेस यूनिट भी होगा, एंड दैट इज केल्विन। सिंबल हमारे पास कैपिटल K होता है। और केल्विन के अलावा आपको पता है एक यूनिट सेल्सियस भी यूज होता है, फ़ारेनहाइट भी यूज होता है, और इसके अलावा हमारे पास रैंकाइन भी यूज होता है। जी, हीट वैक्यूम में ट्रांसफर होती है रेडिएशंस की वजह से। नेक्स्ट हम बात अब करते हैं हीट के डिफरेंट फार्मूलाज की जो हमारे पास यूज हो रहे होंगे, और ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए कि कब हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, या आगे भी हम बात करेंगे लेकिन सबकी बात आगे टॉपिक में नहीं होती, इसलिए शुरू में ही हम इसकी बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है C से। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैटर बाय 1 केल्विन। जब मैस 1 किलोग्राम होगा तो उसकी जितनी भी हमारे पास टेम्परेचर को 1 केल्विन चेंज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट के केस में जो हीट का रिलेशन यूज होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये रिलेशन याद रखिएगा, और यहां से आप देख सकते हैं कि हीट का रिलेशन टेम्परेचर के चेंज के साथ क्या है, डायरेक्ट है। यूएचएस में डायमेंशन का टॉपिक नहीं है, वो डायमेंशन को अगर याद करना हो तो ऐसा ही बेस यूनिट आपको पता हो, आप डायमेंशन इजीली फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मोलर स्पेसिफिक हीट की। आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जब इन टर्म्स ऑफ मैस बात करेंगे, और जब हम इन टर्म्स ऑफ मोल बात करेंगे कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन चेंज करने के लिए, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट का रिलेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। और दोनों से आप देख सकते हैं कि यूनिट सेम नहीं होंगे। जो स्पेसिफिक हीट होगी अगर उसके यूनिट की बात की जाए तो वो क्या होगी, दैट विल बी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूं तो उसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट दोनों के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसके अलावा हीट की कौन सी हमारे पास टाइप यूज हो रही होती है? अगर इसके अलावा मैं हीट की टाइप की बात करूं तो हमारे पास लेटेंट हीट। अब स्पेसिफिक हीट में और लेटेंट हीट में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जब हमारे पास हीट रिक्वायर्ड हो टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज ना हो, तो फिर स्पेसिफिक हीट है। लेकिन जब आपने स्टेट चेंज करनी होती है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, तो वो हीट जो होगी वो क्या होगी, लेटेंट हीट। और जिस पॉइंट पे स्टेट चेंज होती है उस पॉइंट पे जाके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। वहां जितनी भी हीट आप प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होगा। तो व्हाट इज लेटेंट हीट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम मैटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहां पर L लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है। अब टेम्परेचर का रिलेशन इसमें कहीं भी नहीं आ रहा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट चेंज होती है। यूनिट की बात करें तो लेटेंट हीट का यूनिट यहां से आपके पास क्या आएगा, वो आएगा जूल पर किलोग्राम, जो डोज का यूनिट होता है। तो लेटेंट हीट में स्टेट चेंज होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट सेम रहती है। इसके अलावा हमारे पास हीट का जो रिलेशन यूज होगा वो एंट्रोपी के केस में भी यूज हो रहा होगा। और आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जब भी सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर होती है तो फिर उसमें एंट्रोपी इन्वॉल्व होती है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। और एंट्रोपी की फॉर्म में जो हीट का रिलेशन होगा वो होगा Q इज इक्वल टू S, और S के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर हीट ट्रांसफर होती है। इसमें S रिप्रेजेंट करेगा एंट्रोपी को। और एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन।
ये मैं तमाम वो फार्मूलाज बता रहा हूँ जिसमें हीट यूज होती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के अंदर कई दफ़ा हीट जब किसी और फॉर्म में गिवन हो तो हमें क्यू का रिलेशन सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। कहीं पर वो एम एल के इक्वल पुट करना पड़ता है, कहीं पर एम सी डेल्टा टी के। तो हमें पता चल जाएगा स्टेटमेंट को पढ़ के कि यहाँ पर कौन सी हीट इन्वॉल्व हो रही है। और लास्ट फार्मूला, जब हीट हमारे पास ट्रांसफर होती है सॉलिड्स के अंदर तो फिर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। जैसे एक फ्राई पैन हो, फ्राई पैन का अगर वुडन हैंडल टूट जाए और आप उस एंड को पकड़ते हैं तो अगर वो हीट हुआ हो तो हीट ट्रांसफर होकर आपके हाथ को फील होती है। अब थर्मल कंडक्टिविटी जब होती है तो तब हीट का रिलेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू के। के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मैं चाहूंगा कि इसका यूनिट फाइंड करें। डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, ए कॉन्टैक्ट एरिया जो हीट ट्रांसफर करने में यूज हो रहा है, टी टाइम कितनी देर तक हीट ट्रांसफर हुई, एंड डिवाइड बाय लेंथ कि जिस कंडक्टर में वो ट्रांसफर हुई उसकी लेंथ क्या है। इसी फार्मूला को समझाने के लिए मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास लेट से ये कोई एक सॉलिड बॉडी है, तो सॉलिड बॉडी का कॉन्टैक्ट एरिया ए, ये इसकी जो थिकनेस है जिसके अलॉन्ग हीट ने ट्रांसफर होना है, ये एल। तो यहाँ पर अगर हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है इस कंडक्टर के थ्रू तो कितनी है, क्यू। तो वो डिपेंड किस पे करेगी, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी हीट ट्रांसफर हो रही है तो ए और बी में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, कितने टाइम तक हीट ट्रांसफर हुई, एरिया क्या है, और इसके अलावा लेंथ। और रिलेशन पता होना चाहिए कि एरिया टाइम और टेम्परेचर के डिफरेंस से डायरेक्ट है और कंडक्टर की लेंथ से क्या है, इनवर्स। जितनी लेंथ कम होगी उतनी हीट जल्दी और ज्यादा ट्रांसफर होगी। और यहां पर के के बारे में मैंने क्या कहा कि व्हाट इज के, के इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसका यूनिट फाइंड करने की ट्राई करें कि इसका एसआई बेस यूनिट क्या होगा और इसका एसआई यूनिट क्या होगा। दोनों चीजें फाइंड करें, एसआई यूनिट भी और एसआई बेस यूनिट भी। चलें अब देखते हैं यूनिट इसका क्या है, फिर आप लोग आंसर मैच कीजिएगा। फार्मूला पता चल गया, अब आप फाइंड कर सकते हैं कि के किसके इक्वल होगा। के हमारे पास इक्वल आएगा क्यू एल डिवाइड बाय डेल्टा टी ए इंटू टी। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का सेकंड, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का केल्विन। मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो यहां पर आपके पास एक आंसर तो यह आया, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट, जिसको आप वॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर पर केल्विन। ऐसा ही बेस यूनिट की बात करें तो वॉट किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। साथ क्या है, पर मीटर और पर केल्विन। अब मीटर पावर 2 और ये -1, ये क्या होएगा, +1 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर केल्विन। तो ये हमारे पास इसका एसआई यूनिट है दोनों, और ये इसका क्या है, ये इसका एसआई बेस यूनिट है। तो आइंदा कभी पूछा जाए यूनिट्स आपको इन तमाम के पता चल गए, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का, मोलर स्पेसिफिक हीट का, एंट्रोपी का, लेटेंट हीट का। और ये हीट के डिफरेंट फार्मूलाज भी याद होने चाहिए, ये पांचों फार्मूलाज। अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि अब कौन सा फार्मूला हीट का यूज होना है। अब कुछ वैल्यूज हैं जो यूज बहुत कम होती हैं और ज्यादातर जब ये यूज होनी हो किसी क्वेश्चन के अंदर तो एग्जामिनर आपको ये वैल्यूज खुद देगा स्टेटमेंट के अंदर। वो वैल्यूज क्या हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 4200। इस 4200 का मतलब क्या है, इस 4200 का मतलब है कि 4200 जूल हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है अगर 1 किलोग्राम वाटर हो उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन चेंज करने के लिए। और ये 1 केल्विन की जगह 1 सेल्सियस भी आ सकता है क्योंकि टेम्परेचर का चेंज केल्विन और सेल्सियस में सेम होता है। दूसरी वैल्यू आइस के बारे में याद रखिएगा, और याद रखने का सबसे आसान तरीका, आइस की स्पेसिफिक हीट हाफ होती है 4200, तो यह आएगा 2100। यानी अगर आइस 1 किलोग्राम हो तो उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन चेंज करने के लिए आपको 2100 जूल एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हीट कम चाहिए तो आइस, 4200 आई वाटर के लिए और आइस के लिए 100। इसके अलावा हमारे पास अगर स्पेसिफिक हीट पूछी जाती है वेपर्स की,
तो ये वैल्यू भी यूज हो सकती है कहीं पर। तो ये होती है 2010 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब मैं बात कर लेता हूं लेटेंट हीट की। आपकी बुक में लेटेंट हीट से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, लेकिन वहां वैल्यू देगा। तो लेटेंट हीट की अगर मैं बात करता हूं तो लेटेंट हीट हमारे पास अगर वेपराइजेशन की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 2260000 जूल पर किलोग्राम। इसको वैल्यू को देखें कितनी है, इतनी हमें पर किलोग्राम हीट रिक्वायर्ड होती है वेपराइजेशन के लिए। और अगर मैं फ्यूजन की बात करूं लेटेंट हीट और फ्यूजन की, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास इससे कम होती है और वो क्या है 336000 जूल पर किलोग्राम। देखिए मैं फिर कहूंगा ये वैल्यूज वो नहीं है जो आप लोग याद करें और जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएं। एग्जामिनर्स ज्यादातर ये वैल्यूज आपको दे देते हैं क्वेश्चन में जहां पर यूज होनी होती हैं, तो इससे परेशान ना हो कि ये सारी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। याद हो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं यूज हो जाती हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर दी जाती हैं ये वैल्यूज। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं ताकि आपको हीट का यूज पता चले कि ये हीट हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होना है। क्वेश्चन मेरा ये आपसे, एक वाटरफॉल है जो ग्राउंड से ऑलमोस्ट 100 मीटर की हाइट पर है। पानी उस वाटरफॉल से नीचे गिर रहा है और पानी नीचे हिट हो रहा है जाकर स्टोन से। अगर वाटर 100 मीटर हाइट से फॉल कर रहा है और किसी भी तरह की एनर्जी लॉसेस नहीं है, तो पानी जब स्टोन को हिट करेगा तो ओवरऑल वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा। क्वेश्चन मेरा क्या है कि वाटर फॉल कर रहा है कितना, ये बताना जरूरी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़नी। 100 मीटर की हाइट से फॉल करता है और हिट करता है जाके स्टोन्स को। अगर किसी भी तरह के और एनर्जी लॉसेस नहीं है, हम एक आइडियल सिस्टम की बात करते हैं, तो पानी जब हिट करेगा तो ओवरऑल टेम्परेचर कितना चेंज होगा। जब पानी एक हाइट के ऊपर है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पानी जब ग्राउंड को जाके हिट कर रहा है स्टोन्स को, तो वहां पर कौन सी एनर्जी है, हीट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहां पर आपने यूज करना है, और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी की कौन सी फॉर्म, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, हीट में। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह तो mgh पुट कर देंगे, हीट कौन सी है। जब वाटर जाके हिट करता है स्टोन्स को तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है, और वो हीट जो टेम्परेचर को चेंज करे वो स्पेसिफिक हीट है। तो यहां पर आएगा m c डेल्टा टी। अब m से क्या होएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें रिक्वायर्ड क्या है, टेम्परेचर का चेंज, तो टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू GH ओवर C। अब वैल्यूज पुट करें, G क्या पुट करेंगे 10, हाइट कितनी गिवन है 100। अब C वाटर का स्पेसिफिक हीट ऊपर बता चुका हूं आपको कितनी है 4200। तो यहां पर आपके ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 ओवर 42, 10 ओवर 42 का मतलब है 1 ओवर 4.2 अप्रोक्सीमेशन। अगर 1 ओवर 4 होता तो 0.25 होता, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर होगा वो 0.25 या 0.24, क्या केल्विन यूनिट होगा या सेल्सियस होगा। क्या हमारा जो आंसर आएगा केल्विन में आएगा या सेल्सियस में आएगा। एक ही बात है, टेम्परेचर का चेंज केल्विन में हो या सेल्सियस में हो सेम होता है। 0.25 केल्विन या 0.25 डिग्री सेल्सियस एक ही बात होगी। तो ये हमारे पास टेम्परेचर का चेंज है। तो ये रीजन है कि मैंने आपको बताया है कि फार्मूलाज कौन कौन से हैं और कब कौन सा यूज होना है, ये आपको स्टेटमेंट बताएगी कि आपने कौन सा रिलेशन यहां पर यूज करना है। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको हीट के बारे में दी है, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं टेम्परेचर का और हीट का। इस ग्राफ के अंदर टेम्परेचर हमारे पास है अलोंग y एक्सिस और हीट हमारे पास है अलोंग x एक्सिस। ये ग्राफ है वाटर के लिए, और टेम्परेचर को मैं लेबल कर देता हूं कि ये पॉइंट मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है -4 डिग्री सेल्सियस को। इसके बाद ये पॉइंट मेरे पास है 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर ये पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ग्राफ
यहाँ से इंक्लाइंड फ्रॉम -4 टू 0। उसके बाद ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद दोबारा ग्राफ इंक्लाइन करेगा और रीच करेगा 100 डिग्री सेल्सियस को। और उसके बाद ग्राफ दोबारा यहां पर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और फिर ग्राफ दोबारा इंक्लाइन करेगा अपवर्ड। ये ग्राफ है टेम्परेचर का और हीट का वाटर की डिफरेंट स्टेट्स के लिए। मेरा आपसे क्वेश्चन जो है वो ये है, पहला कि मैं अगर इन पॉइंट्स को लेबल करता हूं कि मेरे पास ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास जो पॉइंट है ये बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ये जो पॉइंट मैंने लेबल किए ए बी सी और डी, इन पॉइंट्स पे वाटर की कौन सी स्टेट्स होंगी? इन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास वाटर की कौन सी स्टेट्स होंगी? कहां पर आइस होगी, कहां वाटर होगा, कहां वेपर्स होंगे? -4 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास वाटर क्या किस स्टेट में होता है? आइस में होता है। जब आप टेम्परेचर को -4 से 0 करते हैं तो हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर वो आइस में ही होता है। इसके बाद जब फर्दर आप ग्राफ को देख रहे हैं यहां से ए टू बी, आप देख रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किस काम के लिए कर रहे हैं? उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। यही बात मैंने ऊपर कही थी कि जब स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो ए टू बी टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट चेंज हो रही है, सारी की सारी हीट पोटेंशियल एनर्जी है। तो ए पर आइस है और बी पर जो स्टेट हमारे पास होगी वो कौन सी होगी? वाटर होगी। फिर आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और वाटर का टेम्परेचर बढ़ाकर आप 100 पे ले आते हैं, पॉइंट सी आ गया। अब बी टू सी देखें क्या हो रहा है, हीट भी बढ़ रही है और हीट के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। सी पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास जो वाटर स्टेट सेम रहती है। ऐसा नहीं होता कि 100 पे वैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। सी पॉइंट पर जाकर दोबारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और हमें हीट को बढ़ाना पड़ेगा। और अब जो हीट बढ़ाएंगे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वाटर की स्टेट को चेंज करेगी और पॉइंट डी पर जाकर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? आइस को। बी और सी ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे वाटर को और पॉइंट डी जो रिप्रेजेंट करेगा वो वेपर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ए पॉइंट से पहले भी कोई पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट, तो वो भी आइस को ही रिप्रेजेंट करता है। एक और चीज जो मैं पूछना चाह रहा था, ये मेरा इंटेंशन नहीं थी ये पूछने की, लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि इधर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। मेरा जो मेन पॉइंट पूछने का था वो बेसिकली जो मैं ये पॉइंट अब मार कर रहा हूं, इन पॉइंट्स पर हीट को पूछने का है कि मैं अगर इन पॉइंट्स को लेबल करके एक और पॉइंट मैं ले आता हूं ओ, जो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जो ओ टू ए है ये कौन सी हीट है? ए टू बी ये कौन सी हीट है? बी टू सी ये कौन सी हीट है? और सी टू डी ये कौन सी हीट है? और मैं आपको एग्जांपल वो बता देता हूं कि मेरे ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। जो ऊपर बात की स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट, मैं इसमें नहीं जाता कि वेपराइजेशन वगैरह, सिंपल ये बताएं कि हमारे पास ये कौन सी हीट है। ओ टू ए आप लोग कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट है, बिल्कुल, क्योंकि ओ टू ए आप देख रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो ओ टू ए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यहां पर जो हीट आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम ओ टू ए, ये बेसिकली स्पेसिफिक हीट है। और इस स्पेसिफिक हीट का पर्पस क्या है? आइस के टेम्परेचर को -4 से इंक्रीज करके कितना लेकर आना? 0। तो ये स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। और यहाँ फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। टेम्परेचर का चेंज -4 से 0 और जो सी पॉइंट सी होगा ये आइस की होगी। अगर बात की जाए ए से बी, तो ए से बी हमारे पास क्या है? दैट इज लेटेंट हीट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये लेटेंट हीट है, क्योंकि देख सकते हैं ए टू बी टेम्परेचर कांस्टेंट है और स्टेट चेंज हो रही है, आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो ये सारी वो चीजें जो एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछता है। और यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी ये लेटेंट हीट है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। वैल्यू पता आपको कितनी है? अगर नेक्स्ट में बात करूं बी टू सी, तो बी टू सी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बी टू सी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट वाटर वाटर। जब स्टेट चेंज नहीं होती तो ये क्या होती है? ये स्पेसिफिक हीट होती है। और यहां पर जब फार्मूला यूज करोगे स्पेसिफिक हीट का, तो सी किसका है? ये वाटर का यूज होगा। और फिर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रॉम सी टू डी, तो सी टू डी फिर आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है?
स्टेट चेंज हो रही है वाटर वेपर में और टेम्परेचर यहां पर क्या रह रहा है, कांस्टेंट, तो ये क्या है, ये लेटेंट हीट है। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होएगा, ये होगा Q इज इक्वल टू ml, और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और ये कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप इजीली मैस गिवन हो तो ये तमाम हीट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है हीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको हीट की टाइप्स के बारे में बता रहा होता है कि हीट लेटेंट है, स्पेसिफिक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको हेल्प करेंगी। क्लियर है ये बात कि हीट कहां पर कौन सी है। और हीट मैंने क्या दिया आपको, जब स्टेट चेंज होगी लेटेंट, और जब स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होते हुए देखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ए से बी भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, सी से डी भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा लेटेंट हीट को। और जहां टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, हीट भी बढ़ रही होगी, वो कौन सी हीट होगी, वो स्पेसिफिक हीट होगी। अब मैं बात करूंगा टेम्परेचर की, और टेम्परेचर में मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स के कन्वर्जन की। तीन स्केल्स हम यहां डिस्कस करते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और उसके अलावा केल्विन। थर्मोडायनेमिक स्केल आपको पता है किसको कहा जाता है, वो केल्विन को कहा जाता है। और इसमें जो मेरा मेन पॉइंट होगा वो ये होगा कि हम ये देखें कि हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कैसे करना है। फिर कुछ टेम्परेचर ऐसे हैं जिनका बेहतर है कि आपको उनकी वैल्यूज़ वैसे ही पता हो, कि अगर आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस पॉइंट पे केल्विन क्या होगा। इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, ये तीन स्केल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन फार्मूलाज वो पहले बता दूं कि कन्वर्ट कैसे होते हैं, फिर अगर आपसे मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूंगा आप कन्वर्ट करके उसको देख भी सकते हैं। याद रखिएगा कि हमारे पास एक रेशो है जो तमाम टेम्परेचर स्केल्स में कांस्टेंट होती है, और वो रेशो हमारे पास क्या है, वो रेशो बनती है यूं, टेम्परेचर स्केल, कि जिस टेम्परेचर स्केल पे हम टेम्परेचर को देख रहे हैं सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जैसे अगर सेल्सियस है तो वो 0 है, फ़ारेनहाइट है तो 32 है, केल्विन है तो 273.15 है। टेम्परेचर का स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कोई भी स्केल हो, इवन इन तीन के अलावा कोई चौथा स्केल भी हो, कोई आइडियल कोई हमारे पास स्केल बनाया जाए खुद से, तो हर स्केल के अंदर ये जो रेशो होगी ये क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर का स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि जिस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसका डिफरेंस इक्वल होता है, वहां टेम्परेचर का डिफरेंस सेम आता है। सेल्सियस में और केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 100 है, इस वजह से टेम्परेचर का डिफरेंस सेम होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये डिफरेंस अगर इक्वल हो। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करना सिखाता हूं। फर्स्ट करें टेम्परेचर का स्केल मेरे पास है सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में कितना होता है 0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है सेल्सियस में 100, और फ्रीजिंग पॉइंट 0। तो क्या आ गया ये डिग्री सेल्सियस ओवर 100। अब इस रेशो को आगे देखते हैं। फ्रीजिंग, अब आए फ़ारेनहाइट पे, स्केल का नाम है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कब होता है पानी फ्रीज, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, डिवाइड बाय पानी बॉयल कहां होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और हमारे पास फ्रीज कहां होगा 32। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180, ये दोनों इक्वल है। और ये फार्मूला है जिसमें आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। अब आए केल्विन की तरफ। स्केल का नाम है केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273.15 नॉट 16 बात करेंगे क्या होता है, डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373
0.15 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 सॉल्व करें तो ये आएगा केल्विन माइनस 273.15 डिवाइड बाय 100। ये फार्मूला है जिसे आप फ़ारेनहाइट केल्विन या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट में हमारा रिजल्ट बना है, ये रिजल्ट हमें हेल्प करता है टेम्परेचर के स्केल्स को आपस में कन्वर्ट करने का। जो फार्मूला आपने 9/5 या 5/9 की फॉर्म में याद किया होता है वो यहीं से आता है। अगर ये 180 मल्टीप्लाई हो जाए जाके लेफ्ट साइड पर तो 180 ओवर 100 9/5 होगा। फार्मूला बनेगा 9/5c इज इक्वल टू f माइनस 32। तो ये बेसिक फार्मूला कहाँ से आया? इस रेशो से। ये रेशो अगर आपको याद हो जाए ना कि ये रेशो कांस्टेंट है, आपको टेम्परेचर की कन्वर्जन नहीं भूलती, आपने बस यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना होता है, ऑटोमेटिकली रेशो बनती जाती है। इस फार्मूला को जितना मर्जी आगे सॉल्व करें, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर देखें क्या हो गया, सेल्सियस के नीचे भी 100 है, केल्विन के नीचे भी 100 है। जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे 100 से कैंसिल हो जाएगा। यही वजह है कि दोनों में चेंज क्या होता है, सेम। फार्मूला बन जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 या केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यही तो हम करते हैं कि केल्विन में से 273.15 सब्ट्रैक्ट कर दें, सेल्सियस आ जाएगा, और सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दें, केल्विन आ जाता है। अब मैं अगर सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को कंपेयर करता हूं तो क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस ओवर 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180। और मैं अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन को कन्वर्ट करता हूं तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 ओवर 100। और यहाँ पर भी 180 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 9/5 की फॉर्म में आ जाता है। अब ये सारे फार्मूलाज जो मैंने लिखे इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये सिंगल फार्मूला टेम्परेचर की कन्वर्जन में याद हो जाता है। क्लियर? अब मैं आपको, ये तो फार्मूला है टेम्परेचर के लिए कि टेम्परेचर के एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है। कई दफा क्वेश्चन टेम्परेचर के डिफरेंस का आ जाता है। अब अगर टेम्परेचर के डिफरेंस को कन्वर्ट करना है, जैसे सेल्सियस और केल्विन में तो टेम्परेचर का डिफरेंस इक्वल है, लेकिन फ़ारेनहाइट में तो इक्वल नहीं है, तो वहां पर अब क्या करना है, उसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, सेम पॉइंट्स है। इसको आप लिख दें टेम्परेचर का डिफरेंस इन सेल्सियस डिवाइड बाय 100। टेम्परेचर का चेंज फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय 180 और टेम्परेचर का चेंज केल्विन डिवाइड बाय 100। तो ये आपको फार्मूला मिल गया जिसके थ्रू आप टेम्परेचर के चेंज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज होता है कन्वर्जन किसकी, जब आपने टेम्परेचर के चेंज को कन्वर्ट करना है। अभी इस फार्मूला को आप लोग वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं कि जब मैं सेल्सियस को और केल्विन को इक्वल करूंगा तो दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर 100 है, इक्वल हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस और केल्विन में क्या होता है, वो सेम होता है। लेकिन जब आप फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस को इक्वल करोगे तो डेल्टा टी ओवर 100 इज इक्वल टू डेल्टा टी इन फ़ारेनहाइट ओवर 180। अब तो डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होते। और यहाँ पर अगर आप 180 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 180 ओवर 100 क्या होगा, 1.8। तो एक शॉर्टकट मिल गया कि टेम्परेचर का चेंज अगर फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है तो 1.8 को मल्टीप्लाई कर दें टेम्परेचर का चेंज इन सेल्सियस। तो ये कन्वर्जन का शॉर्टकट है किसमें, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। और आप यहाँ पर केल्विन भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सेल्सियस का चेंज और केल्विन का इक्वल होता है। तो टेम्परेचर का चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर चेंज इन केल्विन। ये आपको फार्मूलाज मिल गए टेम्परेचर के चेंज के, और आपको आइडिया हो गया कि किस स्केल में टेम्परेचर का चेंज इक्वल है और किस में इक्वल नहीं है। तो ये पूरा जो टॉपिक है कन्वर्जन का ये समराइज हो जाता है इस फार्मूला के अंदर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और कन्वर्जन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन को पढ़ना है प्रॉपरली फिर उसका आंसर देना है। अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर का चेंज 20 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा, तो चेंज पूछ रहा हूं तो नीचे वाला फार्मूला यूज होगा कि 1.8 मल्टीप्लाई होगा टेम्परेचर का चेंज इन सेल्सियस।
कई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बेतहाशा हैं, कोई भी वैल्यू दे दें कन्वर्ट कर लो। अभी करेंगे हम क्वेश्चंस, अभी मैं फिलहाल ये सिर्फ आपको बता रहा हूं कि टेम्परेचर के स्केल्स की कन्वर्जन क्या है। तो ये फार्मूला शीट में भी मेंशन है, वहां भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ड्राइव होते हैं। हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि कैसे ड्राइव होते हैं, कभी भूल जाए तो हम उसको खुद ड्राइव करके देख लें, क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कुछ वैल्यूज़ की, और वो वैल्यूज़ हैं जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है। आप चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं कि इसको साथ साथ ड्रॉ करते जाएं और वैल्यूज़ को पॉइंट आउट करते जाएं, तो ये नहीं याद नहीं होगा। टेम्परेचर के मैं स्टार्ट करता हूं 0 डिग्री सेल्सियस से। 0 डिग्री सेल्सियस अगर पूछा जाए हमसे केल्विन में तो प्लस 273.15, तो यह आ गया 273.15 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पॉइंट को बोलते क्या हैं? इस पॉइंट को बोला जाता है आइस पॉइंट ऑफ वाटर, या फिर इसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्योंकि हमने देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट आइस है, और आइस का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं फिर वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो आइस पॉइंट बोला जाता है। ऊपर मूव करें तो हमारे पास जो टेम्परेचर आता है, लेट से मैं उसकी बात करूं 100 की, तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर हमसे केल्विन में पूछा जाए तो केल्विन में प्लस 273.15 करेंगे तो 373.15 केल्विन आएगा, और यहाँ पर आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। या प्रैक्टिस के लिए कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, या फिर इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि 100 पे वेपर्स बनते हैं, स्टीम। तो स्टीम पॉइंट भी बोला जाता है वाटर का इसको, और बॉइलिंग पॉइंट भी बोला जा सकता है। अब यहाँ पर देखें डिफरेंस इक्वल कहाँ कहाँ है, सेल्सियस में और केल्विन में, कि सेल्सियस और केल्विन में दोनों में 100 डिवीजन्स होंगी, लेकिन फ़ारेनहाइट के अंदर 100 नहीं 180 डिवीजन्स होती हैं, क्योंकि 212 और 32 का डिफरेंस कितना है, 180 है। इसके अलावा जो वैल्यू हमें याद रखनी है वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आप सब लोग जानते हैं जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास होता है वो पॉइंट है जहां पर वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ये 273.16 केल्विन है। 273.15 और 16 कभी सेम नहीं हो सकता है। 273.15 पे सिर्फ स्टेट आइस है, और 16 पे वाटर की तीनों स्टेट हैं, और इसे कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो जो मैंने फार्मूला बताए आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 0.01 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है ये 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू भी आपको डिफरेंट स्केल्स में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 25 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पता है 25 डिग्री सेल्सियस हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर लेते हैं, प्लस 273.15 करेंगे तो ये 298.15 केल्विन आएगा, और यहाँ पर जब आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ये हमारा जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर लिया जाता है। नेक्स्ट, इससे ऊपर हमारे पास टेम्परेचर आता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल। इसको भी कन्वर्ट करें 273.15 310.15 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये हमारे पास जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उसे लिया जाता है। तो ये सारे जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ ये आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए कन्वर्ट करके देख सकते हैं, जो मैंने फार्मूलाज बताए हैं। अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हर एक को कन्वर्ट करके देखें। नेक्स्ट, अब पॉइंट हमारे पास जो है 0 केल्विन। अब 0 केल्विन के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि 0 केल्विन क्या है। 0 केल्विन हमारे पास कहलाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, जहां पर आपकी मोशन सीज हो जाती है। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो यहां पर क्या होगा, अब 273.15 माइनस करेंगे तो माइनस 273.15 केल्विन सॉरी सेल्सियस, और हमारे पास इसकी जो अप्रॉक्सीमेट फ़ारेनहाइट में वैल्यू होती है वो नेगेटिव 459 पॉइंट समथिंग होती है। हम सिर्फ याद रखने के लिए नेगेटिव 460 याद रखेंगे, ठीक है। अब दो क्वेश्चंस मैं आपसे यहां पूछूंगा, जिनमें से एक क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है। किस टेम्परेचर के ऊपर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम होती है, और किस टेम्परेचर के ऊपर
फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू सेम होती है। -40 पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं, बिल्कुल। जिस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हमारे पास होते हैं वो आपके पास पॉइंट होता है -40 का। -40 के ऊपर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम होती है। और अगर पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट और केल्विन कब इक्वल होते हैं, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू इक्वल होती है 574.6 पे। 0.25 भी गलत नहीं है, आप जैसे उसकी कन्वर्जन करेंगे राउंड ऑफ करके तो 574.6 ये हमारे पास वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू सेम होती है। और सेल्सियस और केल्विन कभी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा 273.15 रहता है। तो सेल्सियस केल्विन इक्वल नहीं हो सकते, फ़ारेनहाइट केल्विन इक्वल हो सकते हैं और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल होती है। अब अगर आप वो टेम्परेचर की बात जो कर रहे थे, क्या अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एक, और मुझे उसका आंसर आप दीजिएगा कि अगर मैं टेम्परेचर मेंशन करता हूँ -18 डिग्री सेल्सियस, तो इस -18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपने मुझे ये बताना है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू क्या होगी। -18 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब आप डायरेक्ट आप लोगों को कहीं को याद है, और यही होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि -18 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये भी आपके पास एक फिक्स पॉइंट लिया जाता है, और यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट होगा वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो केल्विन होगा इसमें आप ऐड करेंगे 273.15 तो ये आपके पास आएगा 255.15 केल्विन। इसका नाम ऐसा सच नहीं है, लेकिन जो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये उसकी वैल्यूज़ हैं। तो ये कन्वर्जन्स आपके पास हैं, टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और ये बेसिक वैल्यूज़ हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में क्या होता है। 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या होती है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये ट्राई करेंगे कि अगर टेम्परेचर का जो चेंज है वो हमारे पास फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस में कितना होगा। जी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल यही आंसर आता है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस वही है कि आपको फार्मूला जो मैंने बताया उसको यूज़ करें। अब वो फार्मूला मैं अगर यहाँ लिखता हूँ तो डिग्री सेल्सियस ओवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ओवर 180, तो यहाँ आ गया 40 डिवाइड बाय 100। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप ये फार्मूला यूज़ करें, अगर आपको 9/5 5/9 वाला अच्छा लगता है आप उसे यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर देखें क्या चीज़ कैंसिल आउट आपके पास होती है, उसको कैंसिल आउट कर दें। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 18 इंटू 2 36, तो 18 इंटू 4 72। ये नेगेटिव यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया कि फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितनी है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम जब कहते हैं किसी को 104 बुखार है तो वो फ़ारेनहाइट में है, और सेल्सियस में कितना है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब दूसरी मैंने चीज़ आपसे पूछी थी कि टेम्परेचर का चेंज, वो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है जिसे आपने उसको करना है। अब फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या है, टेम्परेचर का चेंज इन सेल्सियस ओवर 100 टेम्परेचर का चेंज इन फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय 180। तो जो वैल्यू आपको गिवन है उसको यूज़ करें। अब मुझे वैल्यू जो गिवन है वो फ़ारेनहाइट में यहाँ पर आपके पास 40 ओवर 180 टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस ओवर 100। 0 ये कैंसिल आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाता है। अब मैं यहाँ पर इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये आएगा 400 डिवाइड बाय 80। अब यहाँ पर 18 और 400 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 18 इंटू 2 36
रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 40, तो फिर दोबारा ये आपको यूज़ करना पड़ेगा 2, तो 22 पॉइंट समथिंग आपके पास ये टेम्परेचर आएगा चेंज सेल्सियस में, तो इतना काफ़ी है। तो ये टेम्परेचर स्केल के फार्मूलाज और इनकी कन्वर्जन इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास आती है तो आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकें। इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। टेम्परेचर स्केल्स की बात हो गई, हीट के फार्मूलाज की बात हो गई। ये बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है। जैसे हीट की बात करें तो हीट को मेजर किया जाता है टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर। जो हमारे पास टेम्परेचर है वो मेजर होता है टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस से। तो ये एज अ नोट मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि हमारे पास टेम्परेचर की मेजरमेंट जो होती है वो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस से होती है। और जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं, अगर हमसे कहीं पूछा जाए किसी और टेस्ट में कि उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो उनका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये किससे रिलेटेड है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड विद थर्मल इक्विलिब्रियम, कि जब दो डिफरेंट बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट हो उनको आपस में होती है, और हीट के ट्रांसफर होने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है जहां टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो वो पॉइंट हमें हेल्प करता है टेम्परेचर को मेजर करने में। तो जितनी भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं उन तमाम टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस को अगर आप देखें तो तमाम में आप थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव करते हो, ताकि आप क्या मेजर कर सको? टेम्परेचर को मेजर कर सको। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कहते हैं कि इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल 4 है। मतलब अगर हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें हमारे ओवरऑल एमडी कैट के सिलेबस में, तो ये सारे के सारे लॉज नहीं हैं। पहले होता था कि हम जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ते थे। अब हमारे पास एमडी कैट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नम्स के सिलेबस में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों हैं, और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आप एफएससी के सिलेबस में भी नहीं पढ़ते। मैं अगर इन लॉज के बारे में आपको ब्रीफली बताऊं, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये आपको पता वैसे होना चाहिए क्योंकि ये टेम्परेचर की मेजरमेंट से रिलेटेड है, और इसके बाद मैंने कल कही थी कि जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं उन तमाम टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस का वर्किंग प्रिंसिपल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है किसको? एक थर्मोडायनेमिक स्टेट को, जिसको नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक मेरे पास ए है और एक सिस्टम मेरे पास बी है, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं। इसका टेम्परेचर टी ए, इसका टेम्परेचर टी बी, और टी ए ग्रेटर है टी बी से। आप क्या करें? किसी एक कंडक्टर के थ्रू इन दोनों को ज्वाइन कर दें। तो क्या है हमारा जो नेचर का रूल है वो ये है कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो एक ऐसी स्टेट अटेन होती है जिस पॉइंट पर जाकर हीट ट्रांसफर की वजह से दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। तो जहां पर हीट के ट्रांसफर होने से टेम्परेचर इक्वल हो, हम उस स्टेट को नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। और थर्मल इक्विलिब्रियम के आगे फर्दर हीट ट्रांसफर नहीं होती, और यहां पर अगर कंडक्टर अटैच किया है तो कंडक्शन के थ्रू ये हीट ट्रांसफर हो रही है। अब जीरो लॉ क्या कहता है? जीरो लॉ ये कहता है कि इफ वी हैव थ्री सिस्टम्स ए, बी एंड सी, इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, एंड सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। तो मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो कौन इक्वल होंगे? ए और सी। तो यही जीरो लॉ कहता है कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। अगर ए और सी आपस में डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं भी हैं तब भी उन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल होगा। यह है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अगर हम बात करें जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कि इसकी एप्लीकेशन क्या है,
तो हमारे जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं, उन तमाम टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता चुका हूं कि इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंटरनल एनर्जी के बारे में कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो कैपिटल यू का करते हैं। अगर हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें तो इंटरनल एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो तो सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज होती हैं उन तमाम एनर्जीज का सम हमारे पास इंटरनल एनर्जी कहलाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि टोटल एनर्जी हमारे पास किसी सिस्टम की। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं कि मेरे पास टोटल एनर्जी क्या है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है हम कहते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन एज अ होल पूरे सिस्टम की। उसके अलावा वो काइनेटिक एनर्जी है एज अ होल पूरे सिस्टम की। इस पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के अलावा, क्योंकि ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी उस पूरी बॉडी की है, उसके मॉलिक्यूल्स की नहीं है। हम अगर एक गैस सिलेंडर की पोजीशन को चेंज करते हैं, उसको हाइट पे लेकर जाएं, तो हमारे पास उसमें पूरा का पूरा सिस्टम हाइट पे लेकर जा रहा है, हम उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे होते। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के अलावा अगर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एनर्जी की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो याद रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी का जो ताल्लुक होता है वो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जी होती है, कौन सी? मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब मैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एनर्जी की बात करूं कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर किसी गैस के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कौन कौन सी एनर्जीज हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हमारे पास उसमें फिर वही बात होगी वही एनर्जी की दो फॉर्म्स, एक होगी पोटेंशियल और एक होगी काइनेटिक, लेकिन अब ये मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्यों होती है? पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से होती है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो नॉन आइडियल गैसेस में होती है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो तीन तरह की हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास उस मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, उसकी लीनियर वन डायमेंशनल मोशन की वजह से। किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करने की वजह से उसमें रोटेशनल एनर्जी भी हो सकती है। और इसके अलावा हाई टेम्परेचर के ऊपर उसमें एक और तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है और वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अब याद रखिएगा कि जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गैसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब नॉर्मली हम गैसेस के अंदर जब बात कर रहे होंगे कि उनमें कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, तो वो ट्रांसलेशनल होती है और रोटेशनल होती है। अब ये हो गया हमारे पास इंटरनल एनर्जी की बात कि इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी है और मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि गैस हमारे पास आइडियल है, तो एक आइडियल गैस के बारे में तो हम ये कहते हैं ना कि जो आइडियल गैस होगी वो रेस्ट पे होगी। वो क्या होगी? रेस्ट पे। और रेस्ट का मतलब क्या है? उसमें किसी भी तरह की इंटरेक्टिव फोर्स नहीं है। रेस्ट का मतलब क्या है कि उसमें किसी भी तरह की इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है या किसी भी तरह की अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है। और इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास जब आइडियल गैस होगी तो वहां पर एब्सेंस होगी हर तरह की फील्ड का, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल, कि ना तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होगी ना वहां पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। तो अगर हर तरह की फील्ड एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास
उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फिर हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस नहीं होती, इसका मतलब जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है, जीरो है। तो सिर्फ और सिर्फ जो उसमें एनर्जी बच जाती है, फिर वो कौन सी बच जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बच जाती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो नॉन जीरो है। तभी ये बात कही जाती है कि जो एक आइडियल गैस होती है, यानी ये ऐसा सिस्टम जो रेस्ट पे होगा, जो आइसोलेटेड होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर मोनोटॉमिक गैस हो, क्योंकि ज्यादातर हम मोनोटॉमिक गैस की बात करते हैं, तो अगर मैं एक मोनोटॉमिक गैस की बात करूं कि लेट से मेरे पास हीलियम है या कोई भी, तो मोनोटॉमिक गैस के अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि मोनोटॉमिक गैस ने जब अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करना है यूं, तो उसका जो स्पिन रेडियस है वो बहुत छोटा है, छोटा सा हमारे पास वो एटम है, और उसने अपने एक्सिस के अराउंड जब स्पिन करना है उसका रेडियस बहुत छोटा। तो हम अगर उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ टाइम आई ओमेगा स्क्वायर। तो जब रेडियस उसका स्मॉल होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा, और इतना स्मॉल कि हम उसको निगलेक्ट करके जीरो कर देते हैं। इसका मतलब मोनोटॉमिक गैस के अंदर आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तभी जब हमसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि मोनोटॉमिक आइडियल गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या है, तो हम क्या कहते हैं, ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट मैं रिपीट कर दूं और उसको नोट के तौर पे मैं लिख भी दूं कि अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो इसका आप आंसर दे सकें। ये बात तो मैं समझ आ गई कि गैस अगर आइडियल है, तो आइडियल गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट होगी वो सिर्फ कौन सी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी की कौन सी फॉर्म्स, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है और रोटेशनल भी हो सकती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई करें, जैसे एफएससी की बुक में उसने बात भी की है कि वो मोनोटॉमिक आइडियल गैस है, तो मोनोटॉमिक के अंदर जब एक एटम अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जीरो कह देते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो फिर उसमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी बची, सिर्फ और सिर्फ उसमें काइनेटिक एनर्जी बची, तो वो ट्रांसलेशनल बची। और यही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी होती है, और अगर गैस आइडियल होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और गैस आइडियल कौन सी हो, अगर गैस आइडियल भी मोनोटॉमिक हो, तो वो काइनेटिक एनर्जी की भी सिर्फ एक फॉर्म होगी, और वो कौन सी है, वो ट्रांसलेशनल होती है। लेकिन अगर तो आपका डायटोमिक होगा ना, तो याद रखिएगा डायटोमिक के अंदर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास एक्स वाई और जी एक्सिस हैं। तो उसमें एक्स वाई और जी एक्सिस उसकी ओरिएंटेशन के मुताबिक वहां स्पिन पॉसिबल होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि जब हम बात करेंगे आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के अंदर हमारे पास क्या होती है, इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी is equal to kinetic energy of molecules। और अभी हम बात कर चुके हैं ऊपर कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है उसका ताल्लुक टेम्परेचर से क्या होता है, उसका ताल्लुक टेम्परेचर से डायरेक्ट होता है। अब एक लॉ हमारी बुक में तो नहीं है, लेकिन ये यूज होता है कई दफा आपके डिफरेंट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस के अंदर, उसका मैं जिक्र यहां पर कर देता हूं। वो लॉ हमारे पास है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैं इसकी डिटेल में सिर्फ इसके मेन पॉइंट को आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्वली पार्टीशन हो रही है, इक्वली डिवीजन हो रही है एनर्जी के। ये लॉ ऑफ इक्वी पोटेंशियल जो हमारे पास इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हर मॉलिक्यूल की होती है वो इक्वल होती है, वो डिवाइड हो रही होती है इक्वल।
कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है मोनोटॉमिक, उसमें x, y और z तीन एक्सिस के अंदर उसमें मूव करने की और एक एबिलिटी है कि वो x के लॉन्ग मूव भी कर सकता है, वो y के लॉन्ग मूव भी कर सकता है और इसके अलावा वो z के लॉन्ग मूव भी कर सकता है। इसका मतलब इसकी जो इंटरनल एनर्जी मैं फाइंड करूंगा तो मैं कहूंगा कि इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग x, इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग y और इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग z। अब अगर इसकी इंटरनल एनर्जी मैं कहता हूं कि 300 जूल है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये हर एक मॉलिक्यूल के अंदर इक्वली डिवाइड हो रही होगी, हर डायरेक्शन में सॉरी इक्वली डिवाइड हो रही होगी। अब यहां पर एक और पॉइंट यूज होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन मैं उसकी बात यहां पर नहीं कर रहा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आप लोग एफएससी में नहीं पढ़ते, लेकिन लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन को यूज जरूर करते हैं। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन के अकॉर्डिंग जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारी बनती है उसका मैं नेट रिजल्ट लिखता हूं, वो ये बनती है कि अगर आपके पास एक मोनोटॉमिक गैस हो तो मोनोटॉमिक गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, 3/2 kT, 3/2 kT। और यहां पर अगर k की बात करें, पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस ये फार्मूला चेंज हो जाता है r की फॉर्म में, तो ये लिखा जाता है 3/2 r इंटू टी। इसी तरह अगर डायटोमिक गैस की बात की जाए तो डायटोमिक गैस में ये रिलेशन बनता है 5/2 k इंटू टी और ये 5/2 r t। क्या मकसद इस फार्मूला को बताने का? इस फार्मूला को बताने का जो मकसद है वो ये है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डायरेक्ट होता है। चाहे वो गैस मोनोटॉमिक हो, चाहे वो गैस कौन सी हो, वो डायटोमिक गैस हो। तो जब आप कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, तो आप ये भी कह सकते हो कि वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। जितना हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी उतनी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो ये आपको मैंने जो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बताया है, इसमें मैंने आपको बेसिकली फार्मूला बताए हैं कि जो आपके यूज़ हो सकते हैं कहाँ पर, न्यूमेरिकल्स में। आपको न्यूमेरिकल के अंदर वो कहेगा कि टेम्परेचर है लेट से 300 केल्विन, या फाइंड करें इंटरनल एनर्जी किसकी, कोई भी गैस बता दे मोनोटॉमिक, तो फिर आपका फार्मूला 3/2 RT। साथ रियाज ये फार्मूलाज आते हैं इस लॉ से, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसकी स्टेटमेंट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटोमिक का 5 होता है और पॉलीटॉमिक गैस का 6 होता है। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात ना करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको पता है तो फिर उसके हवाले से आप इजीली ये फार्मूला खुद बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो क्या होती है। इसको डी ऑफ एफ या सिंपल एफ लिखा जा सकता है। अगर आपके पास मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 2। अगर आपके पास डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, सॉरी मैंने 2 लिख दी, ये होती है 3। डाया की 5 होती है। और पॉलीएटॉमिक अगर गैस हो तो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 6। तो जो ये लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन है इसका जनरल फार्मूला ये बनता है उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, एफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिवाइड बाय 2 इंटू के इंटू टी। और हमारे पास यहां पर इसी फार्मूला को आर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर इंटू टी। अब ये एफ मैंने लिख दिया क्या है, उस एफ की वैल्यू पुट करते जाएं तो ये वैल्यू 5 और 3 आ जाती है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो ये फार्मूला आप इजीली बना सकते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैं इसको लिख दूं यहां पर अगर आपका इंटरेस्ट इसके अंदर है। ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं किसके अंदर, इन द फार्मूला या इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ये एग्जांपल ऊपर है, इसको देखें। जब मोनोटॉमिक गैस की बात करेंगे तो
तो मोनोटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है। कितने एक्सिस के लॉन्ग? 3, एक्स, वाई और जी। तो मुझे बताएं कि इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 और 3। इसी वजह से कहा जाता है कि मोनोटॉमिक गैस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है? वो 3 है। तो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला के अंदर जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, और मोनोटॉमिक गैस में कितनी तरह की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? 3, एक्स, वाई और जी के लॉन्ग। इस वजह से मोनोटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है वो क्या है? 3 है। डायटॉमिक के अंदर 5 होती हैं, 3 होती हैं ट्रांसलेशनल और 2 होती हैं रोटेशनल। और अगर मैं ट्रायटॉमिक की बात करता हूं या पॉलीटॉमिक की बात करता हूं तो वहां 6 होती हैं, 3 होती हैं ट्रांसलेशनल और 3 होती हैं रोटेशनल। और हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो फिर वाइब्रेशनल की 2 मजीद ऐड हो जाती हैं हर एक में। फिर आपकी जो मोनो 3 नहीं 5 होगी, फिर डाया 5 नहीं 7 होगी, और फिर जो पोली होगी वो 6 नहीं वो 8 होगी। तो ये सिर्फ मैंने आपको बताया है इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस करने हैं। तो जब डिफरेंट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। तो मैंने ये जो पर्पस था ये पूरी बात बताने का, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बताया, और इसका कोई मकसद नहीं है। कहीं और अगर यूज हो जाए तो आप लकी हो, अदरवाइज डिफरेंट जो अकेडमीज होती हैं वो अपनी प्रैक्टिस बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डालती हैं इंटरनल एनर्जी को फाइंड करने के लिए। और यही वो फार्मूला है जो हमें बताता है कि इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम के साथ क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट। और फिर यहीं से हम लोग कहते हैं कि अगर इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन डायरेक्ट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के चेंज के साथ रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट होगा। तो ये पूरी की पूरी बात करने के बाद अगर मैं अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे ये 2 रिजल्ट याद रखने हैं कि एक आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और इंटरनल एनर्जी का चेंज का टेम्परेचर के चेंज के साथ जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा? डायरेक्ट होगा। और आप इनको ऊपर वाले फार्मूलाज से बना भी सकते हैं कि ऊपर जितने भी फार्मूलाज हैं उसमें अगर मैं लास्ट फार्मूला लिखता हूँ ये पोली वाला जो जनरल फार्मूला है, तो यह आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ ओवर 2 के या आर जो भी है उसके साथ क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और के की वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ चेंज के साथ डायरेक्ट होगा। इससे ये पता चला कि जब हमारे पास किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है तो तभी हमारे पास उसकी इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो रही होती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज आपको इंटरनल एनर्जी के हवाले से पता होनी चाहिए। ये तो डिपेंडेंस की बात हो गई ना कि डिपेंड किस पे करता है। अब कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अब वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? क्या इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है? आंसर होगा यस। इंटरनल एनर्जी के बारे में याद रखें कि इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसे कहा जाता है? स्टेट फंक्शन उसे कहा जाता है कि जो किसी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। जो स्टेट फंक्शन हमारे पास होगा वो क्या होगा? स्टेट फंक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जैसे हम कंजर्वेटिव फील्ड की बात करते हैं, और अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और जो आपके पास फाइनल स्टेट होगी उस पर डिपेंड कर रहा होगा। अभी से रिलेटेड मैं ग्राफ से आपको समझाता हूं कि इसका एमसीक्यू किस तरह का पूछा जा सकता है। कि अगर आपके पास एक पीवी डायग्राम है, प्रेशर अलोंग वाई, वॉल्यूम अलोंग एक्स, हम अटेन करते हैं स्टेट 1 से स्टेट 2। स्टेट 1 के ऊपर आपका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। स्टेट 2 के ऊपर आपका प्रेशर P2 है, आपका वॉल्यूम V2 है। 2 डिफरेंट हमारे पास ग्राफ यहाँ बनते हैं। ए ग्राफ उसको मैं कह देता हूँ ए, और एक ग्राफ को मैं कह देता हूँ ग्राफ बी। क्या कहेंगे?
अगर दोनों के अंदर इंटरनल एनर्जी के चेंज की बात करें तो इंटरनल एनर्जी का चेंज ए का और बी का क्या इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? और अगर अनइक्वल होगा तो कौन ग्रेटर होगा, क्या ए या बी? जी बिल्कुल इक्वल होगा। उसकी रीजन क्या है कि दोनों का इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है वो सेम है। तो अगर हम यहां पर देखें कि दोनों का इनिशियल पॉइंट और दोनों का फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब दोनों की इंटरनल एनर्जी का चेंज इक्वल है। तो ये पहला पॉइंट है कि पाथ जो मर्जी हो, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज वो सेम होगा। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो स्टेट फंक्शन से ही रिलेटेड है, कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक प्रोसेस हो तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो आपका पॉइंट इनिशियल होता है वही फाइनल होता है। इसका मतलब अगर इनिशियल पॉइंट भी वही है और आपके पास फाइनल पॉइंट भी वही है तो क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या जीरो या नॉन जीरो? अगर मैं ये एक साइक्लिक प्रोसेस ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास पॉइंट 1 है, ये 2 और ये 3, क्या कहेंगे, इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो? बिल्कुल, क्योंकि जो पॉइंट अब आपका इनिशियल है वही पॉइंट आपका फाइनल है। तो जब तक आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिफरेंट नहीं होते आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होएगा, वो जीरो होगा। तो ये पहले पॉइंट से रिलेटेड ही है कि स्टेट फंक्शन वो होगा जहां पर इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी और हर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा। पास पेपर में एक क्वेश्चन था, डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस ड्रॉ हुए थे और वहां पर यह पूछा था कि इन साइक्लिक प्रोसेस में कॉमन चीज क्या है। अगर मैं ये दो बनाता हूं, चाहे उसकी शेप ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोई भी है, अगर ये साइक्लिक हैं तो इन दोनों के अंदर कॉमन चीज ये है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है, यानी जितनी आपकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है उतनी आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी है। तीसरी चीज, इसके अलावा याद रखें कि हमारे पास अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहा जाता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो टेम्परेचर का चेंज जीरो, और अगर आपका टेम्परेचर का चेंज जीरो तो हमने क्या लिखा था, इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो क्या कहोगे कि जिस तरह साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है, इसी तरह आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर भी इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है। अब इसको एग्जामिनर किस तरह से आपसे पूछ सकता है, वो ये कि वो आपको दो आइसोथर्म ड्रॉ करके दे, दो डिफरेंट या तीन डिफरेंट या चार डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ करके दे, पीवी ग्राफ, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 आपने स्टेट अटेन की, यहां पॉइंट 1 पॉइंट 2 को वो चेंज कर दे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये तमाम ग्राफ आइसोथर्म्स हैं, तो इन तमाम के अंदर आपके पास इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। लास्ट पॉइंट इंटरनल एनर्जी के हवाले से याद रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जिसमें कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, तो उस प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है? क्योंकि हम जानते हैं कि जितना मैटर ज्यादा होगा उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जितना मैटर कम उसका टेम्परेचर आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो जितना मैटर ज्यादा होगा टेम्परेचर चेंज करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, जितना मैटर कम टेम्परेचर चेंज करने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक क्वांटिटी ऑफ मैटर से भी होता है कि जितना मैटर ज्यादा होगा उतनी हमारे पास एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। तो ये वो बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है इंटरनल एनर्जी के हवाले से। एक और चीज, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो ग्रेटर देन जीरो कब होता है, और इंटरनल एनर्जी का चेंज लेस देन जीरो कब होता है? बड़ी आसान सी बात है।
इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आ रहा है, और लेस देन जीरो तब कोई चीज होती है जब वैल्यू हमारे पास क्या आ रही हो, नेगेटिव आ रही हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर अगर डिपेंडेंस आए तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और यहां पर आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है उसका ताल्लुक क्वांटिटी ऑफ मैटर के साथ है। जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा होगी हमारे पास उतनी एनर्जी ज्यादा होगी उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, और जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर कम होगी उतनी एनर्जी कम चाहिए होगी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कि ज्यादा मैटर के लिए टेम्परेचर चेंज करना है, ज्यादा इंटरनल एनर्जी चाहिए, ज्यादा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, और लेस मैटर के लिए टेम्परेचर चेंज करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अदनान आसिम बहुत सारी एग्जांपल है जहां भी कोई क्वांटिटी आपके पास मैटर पे डिपेंड करेगी वो एक्सटेंसिव है। मोमेंटम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, क्योंकि ये चीज यूज होनी है हमारे आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इंटरनल एनर्जी का चेंज, पहली बात कि इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है, अगर आप उसमें डाउटफुल है तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब कब ये पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, सिंपल। आप कहोगे कि जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की इंक्रीज कर रही होती है तो पॉजिटिव, और जब किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, तो नेगेटिव। जिस तरह से इंटरनल एनर्जी के चेंज के साइंस होते हैं इसी तरह हीट और वर्क के भी साइंस होते हैं। अगर मैं हीट की बात करता हूं कि मेरे पास कब हीट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और कब हीट की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब कब हीट पॉजिटिव होगी और कब हीट नेगेटिव होगी। अब आपको पता है इसका आंसर क्या है, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो वो पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि हीट किसी सिस्टम को देने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव तो हीट भी पॉजिटिव आएगी। और जब आप किसी सिस्टम से हीट ले लेते हो, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, तो ये क्या होती है, ये नेगेटिव ली जाती है। थर्ड वन, वर्क डन। जो वर्क डन है उसका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री से डिफरेंट है, रीजन रेफरेंस ऑफ फोर्स है। हम जिस तरह से कहते हैं ना कि अगर एक बॉडी को लिफ्ट करें तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा, वेट का नेगेटिव होगा, लेकिन वर्क डन तो है, किस फोर्स की वजह से है वो मैटर करता है। इसी तरह से हम केमिस्ट्री के अंदर जब वर्क पढ़ रहे होते हैं तो डिफरेंट एक रेफरेंस से पढ़ रहे होते हैं, और फिजिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर हम डिफरेंट रेफरेंस ऑफ फोर्स से वर्क की बात कर रहे होते हैं। अब वर्क की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और वर्क की वैल्यू लेस देन जीरो कब होगी, यानी कब वर्क डन पॉजिटिव होगा और कब वर्क डन नेगेटिव होगा, ये भी आपको पता है कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी सिस्टम हमारे लिए काम करे, एक गैस एक्सपैंड होती है जब हीट देते हैं तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये पॉजिटिव है। और जब हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, हम एक गैस सिलेंडर के ऊपर लोड अप्लाई कर देते हैं, वो कंप्रेस होती है, तो फिर उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या लिया जाएगा, वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये साइंस आप लोगों ने याद रखने हैं, एनर्जी के चेंज के, हीट के और वर्क के। अगर ये साइन आपको पता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई गलती के चांसेस नहीं होते। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वर्क डन किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क को फाइंड करने के लिए हम प्रेशर को चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है कि फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का डिफरेंस। अब ऊपर जो मैंने वर्क के साइंस लिखे हैं, अब यहां से देख सकते हैं
कि जब गैस हमारे पास एक्सपैंड करेगी फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा, वर्क डन पॉजिटिव, और जब गैस कंप्रेस होगी फाइनल वॉल्यूम कम, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, तो वर्क डन भी क्या है, नेगेटिव है। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो ठीक है, आप इजीली कर सकते हो कि यहाँ प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू पुट करो, वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर याद रखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर ग्राफ होगा P और V का, तो P और V के ग्राफ के अंदर आपका एरिया किसके इक्वल आएगा, वर्क डन के। अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूं कि यहाँ मेरा ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये मेरा फाइनल वॉल्यूम है, तो ये ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम है, और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, ये प्रेशर है। तो मैं इस ग्राफ के अंदर अगर एरिया को कैलकुलेट करूंगा, एरिया अंडर द पीवी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस, ये बात याद रखनी है, टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये वर्क डन के इक्वल आएगा। इसी ग्राफ के अंदर वॉल्यूम को अलॉन्ग वाई, प्रेशर को अलॉन्ग एक्स ले लेते हैं। मैं ग्राफ अब भी ड्रॉ करता हूं स्ट्रेट लाइन, तो मुझे बताएं कि अब जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, क्या वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। क्या एरिया अंडर द ग्राफ जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, और क्या वर्क डन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, दो डिफरेंट चीजें हैं। अब आपको बताता हूं, एरिया अंडर द ग्राफ तो यहां पर नॉन जीरो है, मैं एरिया अंडर द ग्राफ क्योंकि मैंने कोई एक्सिस मेंशन नहीं किया था, तो एरिया तो है, लेकिन क्या ये एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर होगा नो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लाजमी नहीं होता कि ग्राफ कोई भी हो, पी वी या वी और पी का, तो एरिया वर्क के इक्वल होगा। एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा, पी वी ग्राफ, और किस एक्सिस की तरफ, टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस, ये वर्क डन के इक्वल होता है। अब मैं इस ग्राफ के अंदर देखता हूं कि मेरे पास ये अगर ग्राफ है, तो यहां तो इसके नीचे एरिया एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब एरिया अंडर द ग्राफ जरूर है, लेकिन एरिया टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, यहां वर्क डन की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो कभी ये गलती नहीं करनी कि ये ग्राफ वी और पी का हो तब भी आप एरिया फाइंड करके वर्क डन बता दें। और एक और बात बताऊं, ये ग्राफ किसका है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का है, और कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपके वॉल्यूम का चेंज जीरो है, और वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा तो पिस्टन तो मूव ही नहीं कर रहा, तो सिलेंडर में ना एक्सपेंशन ना कंप्रेशन, वर्क डन क्या होगा, जीरो। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जहां वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ कौन सा था, जहां प्रेशर कांस्टेंट है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस था जो एक्सपेंशन को शो कर रहा है। और यहां पर आपका ये जो एरिया होगा, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस आप लोगों ने लेना है। अब नेक्स्ट, क्या थर्मोडायनेमिक्स में साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है या नॉन जीरो होता है। क्या थर्मोडायनेमिक्स में अगर एक साइक्लिक प्रोसेस हो, क्या वर्क डन जीरो होता है या नॉन जीरो होता है। तो फिर अगर वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में नॉन जीरो है, तो याद रखिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं होता। जी, सबका आंसर ठीक है, वर्क डन इज नॉन जीरो। तो थर्मोडायनेमिक्स में याद रखें कि अगर पीवी डायग्राम ड्रॉ करें तो साइक्लिक प्रोसेस में आपका वर्क डन जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया ना कि वर्क डन जीरो है, इसका मतलब होगा कि फिर इंजन तो काम ही नहीं करते, क्योंकि इंजन की जो एफिशिएंसी है वो तो हम देखते ही उस ग्राफ से हैं। अगर आप इंजन के अंदर कह देते हो कि हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होता है और वर्क डन जीरो है, तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट वर्क ओवर इनपुट हीट। तो अगर आपने ये कह दिया कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो है, फिर इंजन की एफिशिएंसी क्या हो गई, जीरो, तो ये तो बात गलत है। फिर आपका कोई इंजन है ही नहीं जो काम करता हो, उसका तो आउटपुट ही जीरो होगा। तो कभी ये नहीं कहना कि हमारे पास जो
साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उनमें वर्क डन जीरो के इक्वल होता है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन अगर जीरो नहीं होता तो किसके इक्वल होता है? जो क्लोज एरिया होगा उसके इक्वल होगा। मतलब यहां पर ये जो क्लोज एरिया है ये आपके पास एरिया रिप्रेजेंट करेगा वर्क को, और यहां पर ये जो एरिया आपके पास होगा ये रिप्रेजेंट करेगा वर्क को। और आपको पता है ये एरिया कैसे फाइंड होना है? पहले केस में ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। अब मैं अगर ये पॉइंट मेंशन करूं कि ये पॉइंट V1 है, ये पॉइंट V2 है, तो बेस क्या है? बेस होगी V2 माइनस V1। हाइट, अगर ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है तो हाइट क्या होएगी? P2 माइनस P1। तो जो भी वैल्यूज होंगी पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहां पर शेप क्या है? यहां सर्कल है। अब ऐसे केस में सर्कल में वो आपको वैल्यू देगा ये वाली। ये क्या है? ये सर्कल का डायमीटर है और ये भी सर्कल का क्या है? डायमीटर। कितना? x। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या गिवन है? डायमीटर कितना? x। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, ये आ जाएगा x/2 होल स्क्वायर। आपका वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा तो सिंपल बेस को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? हाइट से। क्लियर है पॉइंट ये वाला? सर्कल का अगर होगा तो कैसे होगा? वो आपको वैल्यू देगा डायमीटर की या रेडियस की। तो रेडियस होगा तो पाई आर स्क्वायर, अगर डायमीटर होगा तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, सॉल्व हो जाएगा। एक और चीज मैं आपसे साइक्लिक प्रोसेस में पूछना चाहूंगा। ये बात तो हमें पता चल गई कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होता, क्योंकि वर्क डन अगर जीरो होगा तो जिस इंजन का वो ग्राफ है साइक्लिक, उसकी एफिशिएंसी जीरो होगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब मैं दो ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आपने मुझे बताना है कि इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है। एक ये ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं और सेम वेरिएबल्स के साथ मैं दूसरा ग्राफ ये ड्रॉ करता हूं, कि बताएगा कि इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है। अगर ये वैल्यू सारी सेम है, यहां मैं कहता हूं कि वॉल्यूम मेरे पास जो है दैट इज 2, जो भी यूनिट है मीटर क्यूब, और यहाँ 6, यहाँ प्रेशर है 10 और यहाँ प्रेशर है 30। सेम वैल्यूज यहाँ लेता हूँ, 2, यहाँ 6, यहाँ 10 और यहाँ 30। डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा? इनिशियल पॉइंट तो दोनों में सेम है। अगर मैं सेम ले लेता हूँ, चलें मैं इनिशियल पॉइंट सेम ले लेता हूँ, अगर मेरे यहाँ पर डिफरेंट शो भी किए हैं मैं सेम कह देता हूँ, ये इनिशियल पॉइंट दोनों के अंदर है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में वर्क डन बाय द सिस्टम है, एक में वर्क डन ऑन द सिस्टम है। एक में वर्क डन बाय द सिस्टम है और एक में वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अब मुझे आप लोग बताओ कि इनमें से किस में वर्क डन ऑन द सिस्टम है और किस में वर्क डन बाय द सिस्टम है। किस में वर्क डन बाय द सिस्टम है और किस में वर्क डन ऑन द सिस्टम है। वन में वर्क डन ऑन द सिस्टम और टू में वर्क डन बाय द सिस्टम। चलें आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, फिर वेरीफाई भी कर देता हूं। अगर आपका जो साइक्लिक प्रोसेस है, अगर आपका जो साइक्लिक प्रोसेस है वो क्या हो, वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो, जो नजर आपको आ रहा है कि यहां पर से एंटी क्लॉकवाइज आपका साइक्लिक प्रोसेस है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस होगा तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा ऑन द सिस्टम। और अगर आपका जो साइक्लिक प्रोसेस है वो क्लॉकवाइज हो तो आपका वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, कि मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, और वो पॉजिटिव होगा। क्यों? बड़ी आसान सी रीजन है, एरिया फाइंड कर लें। अब मैं इन पॉइंट्स को नाम देने लगा हूं ए, बी और सी का। अगर पहले केस में मैं टोटल वर्क डन फाइंड करूंगा तो मैं एरिया फाइंड करूंगा अंडर ए बी, मैं एरिया फाइंड करूंगा अंडर बी सी, और मैं एरिया फाइंड करूंगा ए सी का। सिमिलरली मैं यहां पर भी अगर बात करूं तो मैं वर्क डन एरिया फाइंड करूंगा ए बी, एरिया फाइंड करूंगा बी सी, और मैं फिर एरिया फाइंड करूंगा सी ए। अब ए बी ये है, इसके नीचे एरिया फाइंड करें, ये इसके नीचे एरिया होगा। कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। बेस और हाइट, बेस कितनी है?
एक्सपेंशन हो रही है, तो 6 माइनस 2 आपके पास आएगा, कितना आएगा ये 4। हाइट कितनी है आपके पास 0 से 10, हाइट आपके पास 10 है। अब आए बी और सी, ये बी सी है। इसके नीचे जो शेप आपके पास बन रही है वो क्या है, वो आपका ट्राइपीजियम है। और जो ट्राइपीजियम का एरिया जिसने पूछा था, मैं आप बता दूं, ट्राइपीजियम में अगर फर्ज करें ये ज्योमेट्रिकल शेप है, ये दो साइड्स पैरेलल हैं, इसको ए इसको बी, और इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच, तो आपका जो एरिया यहां पर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि मेरे पास ये क्या बन रहा है, ट्राइपीजियम बन रहा है। अब जब यहां ट्राइपीजियम बनेगा तो मेरा एरिया आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये इसकी साइड्स जो हैं ये क्या है, हमारे पास पैरेलल है। अब ये जो पैरेलल साइड्स आपके पास हैं इनकी देखें वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मेरे पास क्या है 30, और ये वैल्यू कितनी है, ये 10 है, और ये इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और यहां आप देखो यहां पर क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। यहां फाइनल पॉइंट जो है वो सी है, इनिशियल क्या है बी, तो यहां पर आएगा 2 माइनस 6, और आखिर में सी और ए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन क्या होगा 0, तो ये आया 40, 30 प्लस 10 40 डिवाइड बाय 2 20, और 2 माइनस 6 माइनस 4। अब 40 और माइनस 80 रिजल्ट आएगा माइनस 40, तो यहां देखें ये क्या था माइनस 40। तो जस्टिफाई हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा नेगेटिव होगा। और ये चीज आप यहां पर भी जस्टिफाई करें, रिपीट भी हो जाएगा, और जिनको अगर पहले कोई डाउट है वो देखें क्या है। सबसे पहले इसके नीचे एरिया फाइंड करें, रेक्टेंगल है, बेस और हाइट। बेस क्या है, वॉल्यूम का चेंज, क्या हो रही है कंप्रेशन, फाइनल वॉल्यूम क्या है ए, इनिशियल क्या है बी, ये आएगा 2 माइनस 6, फाइनल माइनस इनिशियल। एरो को देखें, एरो किस तरफ है, एरो जिस तरफ है वो फाइनल पॉइंट है। अब हाइट कितनी है 0 से 10, 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बी और सी के नीचे एरिया, ट्राइपीजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दो साइड्स पैरेलल हैं, ये कितनी साइड है 30, और ये कितनी साइड है 10, और इनके दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब एरो को देखें, एरो टुवर्ड्स बी है, एरो क्या आपके पास वो टुवर्ड्स बी आ रहा है, तो फाइनल क्या है बी, इनिशियल क्या है सी, ये आपके पास आएगा 6 माइनस 2। नेक्स्ट सी और ए, उसका वर्क डन कितना है वो 0 है। अब यहां पर वैल्यू आप पुट करें तो आपके पास क्या आएगा 2 माइनस 6 नेगेटिव 4, ये आपके पास आ गया नेगेटिव 40, और इसका एरिया अब भी आपके पास क्या आएगा जैसे पहले आया था 40 डिवाइड बाय 2 20, 20 इंटू 4 80। अब रिजल्ट जो आया वो पॉजिटिव 40 आया, तो ये पॉजिटिव 40, ये पॉजिटिव वर्क डन। तो मतलब अगर दो एक जैसे साइक्लिक प्रोसेस हो, दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों का वर्क डन इक्वल है, लेकिन साइंस इक्वल नहीं है, एक में वर्क डन बाय द सिस्टम है और एक में वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो क्या शॉर्टकट याद रखना है, ये एंटी क्लॉकवाइज अगर साइक्लिक प्रोसेस हो तो वर्क डन नेगेटिव होगा फिजिक्स में, और अगर आपके पास क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। कि आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज का वर्क डन नेगेटिव क्यों आता है, क्लॉकवाइज का वर्क डन पॉजिटिव क्यों आता है, ये जो दोनों मेथड मैंने बताए हैं सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए बताए हैं। जो आपका शॉर्टकट होगा वो तो सिंपल होगा कि यहां भी वर्क डन ट्राइंगल का एरिया, और यहां भी वर्क डन ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल में दोनों में बेस कितनी है 4, हाइट कितनी है आपके पास 20, आंसर यहां भी 40 आएगा, आंसर यहां भी 40 आएगा। फिर आप ये देखोगे क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। तो मेथड यही है जो नीचे वाला है, ऊपर सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे ये चीज आप लोग जस्टिफाई करते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कि कभी अगर भूल भी जाता है ना या किसी को समझाना पड़ता है तो आप उसको समझा सकते हो कि कैसे ये आया है। अब हम ये तमाम बातें जो कर चुके हैं इसको अब कंक्लूड करेंगे
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि जो साइंस हमने पढ़े हैं इनको पढ़ने का मकसद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना है।